सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो भाई आप। ठीक है, तो ये जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं बिल्कुल डिकोड करूंगा फ्रॉम जीरो टू हीरो, है ना। तो जीरो से हीरो आपको ये बना देगा लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल सा चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका है अलग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका जो वेटेज है ना भाई, इट इज ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का इसका वेटेज है, 6 से 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है और उसी हिसाब से मैं हर चीज को डिकोड करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल भी आपको नहीं आता तो प्लीज इसको वीडियो को जरूर देखें और आप जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आप आराम से बहुत कुछ जान जाएंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, और एक और चीज, अभी जो भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब चीज मिल जाएगा। एवरीथिंग इज फ्री। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है, इसका जो चार्ट है वो मैं बनाने वाला हूं। हमें कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमें ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सेकंड सेकंड हमारा जो है दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो बहुत बच्चे जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक है ग्राफिकल मेथड से, एक है एल्जेब्रिक मेथड से। ठीक है, तो ये जो चार्ट है मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ग्राफिकल मेथड पे हमें तीन चीज देखने को मिलेगी। तीन चीज देखने को मिलेगी, क्या है वो तीन चीज? कि सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पे हमें तीन चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले कि आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, क्रॉस वाला। एक ग्राफ ऐसे बनेगा जिसमें पैरेलल होगा, और एक ग्राफ ऐसे बनेगा कि इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, ये वाली लाइन, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है। तो ऐसे करके तीन आपको ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एल्जेब्रिक मेथड में। एल्जेब्रिक मेथड वैसे बेसिकली हमारे 3 थे, बट हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ 2 हैं। दैट इज, फर्स्ट है सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मेथड, और सेकंड जो है, जो अभी हमने पढ़ना है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये तक यहां तक क्लियर है कि नहीं है? देखो ग्राफिकल मेथड में हमें ये तीन चीज, देखो एक तो क्रॉस बन रहा है, एक पैरेलल है और एक इंसिडेंट है, कोई इंसिडेंट है। सेकंड वाला जो है एल्जेब्रिक मेथड में हमें दो मेथड पढ़ने हैं, दैट इज सब्सटीट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है कि नहीं है बात? बस सिंपल सी बात है, देखो मैं कोई रॉकेट साइंस बता ही नहीं रहा आपको। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम हमें करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी मैं डिकोड करने वाला हूं। पहले मैं ग्राफिकल मेथड बताता हूं, ग्राफिकल की ये तीनों चीजें बताऊंगा, फिर एल्जेब्रिक मेथड बताऊंगा और एल्जेब्रिक के दोनों पार्ट बताऊंगा। फिर हम वर्ड प्रॉब्लम में घुसेंगे और वर्ड प्रॉब्लम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं एक पीडीएफ दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां पे आपको उसको सॉल्व करना है विद आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफिकल मेथड को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्राफिकल मेथड है बड़ा इजी है, ये हमने 9th में पढ़ा था। अब आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, x प्लस
2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको अपन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्लास 9 में सीखा था ना, डब्बे बनाते थे हम ऐसे करके, याद है? डब्बे बनाते थे, देखो एक डब्बा बन गया। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे और 3 बॉक्स बनाते थे ऐसे करके। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, धीरे धीरे करके याद आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टाइम में x को रख लो 0। अगर मैं x को 0 रख लेता हूं तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा खत्म हो गया, ये 0 हो गया। तो क्या बचा, 2y इक्वल्स टू 6। अब इस 2 को इसके नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे y आ जाएगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। एक बार x को 0 रखा था, एक बार y को 0 रख लो भाई। तो y को अपन लोग 0 रख लेंगे तो भाई ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा 0 हो गया। x कितना आ गया, 6। सिंपल, एक बार x हो गया 6। एक बार x को यहां पे 2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 2। तो अगर x 2 रख लेते हैं हम तो ये 2 जो था ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो 2y इक्वल्स टू 4 और y हो जाएगा मेरा कितना, 2। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से अगर मैं x को रख लेता हूं 2 तो y भी हो जाएगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया सर, यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकली बहुत ही नकली सा टॉपिक है और इतना नकली टॉपिक है ना भाई, है कि भाई मतलब मक्खन है, फ्री के नंबर है। ठीक है, ये सिलेबस में इसलिए बता रहा हूं, नहीं होता तो मैं छोड़ देता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने का। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे x है मेरे पे 0, y है मेरे पे 3। एक बार x है मेरे पे 6, y है मेरे पे 0। एक बार x है मेरे पे 2, y है मेरे पे 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमें करना क्या है, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेता हूं मैं, यहां पे नेक्स्ट पेज पे करता हूं 0 3 6 0 2 2। ठीक है, अब इसको मैं प्लॉट करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं एक रैंडमली लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, रैंडमली मैं लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे मैंने लाइन खींच ली। सिंपल है, आप भी खींच सकते हो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैं ऐसे ही रैंडमली खींच रहा हूं। ठीक है, तो ये 5, ये 6। ठीक है, तो आप भी रैंडमली, आप ऐसे काम नहीं करना, आप रैंडमली मत खींचना, आपको एक पेंसिल और पेन से करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, 0,3 कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, 0,3 है यहाँ पे। ये वाला पॉइंट जो है वो है 0,3, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, 2,2 का है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ और यहाँ से जाऊँ तो 2,2 का यहाँ है और 6,0 का है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ से आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो दैट इज माई ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, आपको फ्री हैंड से नहीं बनाना, आपको स्केल से बनाना है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से? बहुत बढ़िया, अरे बोलो ना, है कोई दिक्कत? नहीं है सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यहां तक मैंने क्या कर लिया, ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने देख लिया। तो ये क्या था, हमारा एक ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहां पे ये तो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल इक्वेशन थी। अगर एक और मैं इक्वेशन इस पे डाल देता, एक और इक्वेशन अगर मैं इसमें डाल देता तो ये कैसे बन जाती? किसी को कोई आइडिया है? मैं आइडिया बताता हूं आपको। अब यही वाली इक्वेशन में मैं एक और इक्वेशन डाल दूं, लेट सपोज कर लो, लेट सपोज कर लो, लेट सपोज कर लो, एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और है x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इन दोनों को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो क्या होने वाला है? किसी को कोई आइडिया है? तो देखो, पहले वाली जो इक्वेशन है ये तो हमने करी हुई है। ठीक है, जिसमें हमारे क्या आया था, ये वाली इक्वेशन मैंने सॉल्व करी हुई है। अभी अभी ऊपर ही किया आप लोगों ने। इसके हमारे क्या क्या आए कोऑर्डिनेट्स, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 0,3, ठीक है, 6,0, 6,0 और एक और आया 2,2। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप देखते रहो 2,2। ठीक है, यहां पे ये कोऑर्डिनेट्स मेरे आ गए। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं भाई और फिर इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा ग्राफ बन रहा है। क्लियर है ना?
चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो पहला वाला जो ग्राफ हमारा बना था वो तो कुछ हमने बना लिया है। अब पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो अब यहाँ पे फिर से वही मैं डब्बा बनाऊंगा, है ना। बचपन में हम खेलते थे ना डब्बा डब्बा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं करूंगा एक्स, यहाँ पे करूंगा वाई, 3 डब्बे बना लेता हूँ। डब्बे बनाने में अपन माहिर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन मैं नीचे लिख ले रहा हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब मैं x को अगर मैं और y को अगर मैं 0 रख देता हूँ। देखो y अगर 0 हो गया तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये ही 0 कर दूं, ये वाला पूरा ही पार्ट अगर 0 हो जाए तो x क्या हो जाएगा भाई? 2। सिंपल है। x हो गया 2, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने लिख लिया। ठीक है। एक बार मैं x को 0 कर देता हूं, तो देखो अगर मैंने x को 0 कर दिया, ये पूरा 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो ये होगा -2y। अब ये 2 इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो y की वैल्यू आ गई, दैट इज -1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। एक बार x को मैं या y को मैं 1 रख लेता हूँ, है ना। एक बार मैं y को 1 रख लेता हूँ। अब अगर मैं y को 1 रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, अगर मैं इसको 1 रख देता हूँ तो ये -2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो x हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू इसके लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 0, 2, 0। मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, 2, 0, 0, -1, 4, 1। ठीक है। और जो मेरे ऊपर वाले थे वो क्या है? 0,3। 0,3 था क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, 6, 0, 0,3, 2,2। ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं प्लॉट करता हूं, अब आप करके देखो इन दोनों को प्लॉट, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं ये क्या होगा? ऐसे क्रॉस होगा। कैसे होगा? ऐसे एक क्रॉस बनेगा। दो ग्राफ जब भी आप इसको प्लॉट करोगे तो ये ऐसे कहीं ना कहीं क्रॉस होगा। और इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे दोनों क्रॉस हो होंगे ना, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को बोलता हूं मैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलता हूं? एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक यूनिक सॉल्यूशन, या फिर मैं बोल सकता हूं एक सिंगल सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूं? एक सिंगल सॉल्यूशन। अब देखो ये वाला, अब मैंने ग्राफिकली इसको सॉल्व किया, बट मैं इसको बिना ग्राफिकली सॉल्व करके भी बता सकता था कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है या सिंगल सॉल्यूशन है कि नहीं। बिना बिना कुछ करे, बिना ये इतना बड़ा ड्रामा करके, बिना ये ग्राफ बनाए भी मैं कर सकता था। तो उसको मैं बता क्या बोलता हूं? उसको बोलता हूं मैं डीएनए ऑफ इक्वेशन। डीएनए ऑफ इक्वेशन कैसे निकलती है भाई और बहनों? बहुत अच्छे से देखें। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं यहां पे ऊपर देखो डिकोड करने वाला हूं। ये दोनों इक्वेशन थी। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत अच्छे से देखना। अब ये क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बन रहा है। एक सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है। ये कैसे पता करते हैं? इसका डीएनए मैंने आपको बताया। मैं इसको ऊपर यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से ऊपर यहाँ पे बता रहा हूं। इसका जो डीएनए वो है क्या सर? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जहां भी ये डीएनए क्या है इस यूनिक सॉल्यूशन का, ये है। अगर कभी भी ऐसा हो कि A1 A2 के बराबर, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो आप बोलोगे कि भैया कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर आने वाला है। अब सर ये A1 क्या है सर? ये B1 क्या है सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने। अब A1 क्या होता है? ये A1 क्या है ना? कोफिशिएंट ऑफ x। अब इस x के आगे जो भी है वो मेरा है क्या? A1। अब x के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। तो मैं यहाँ पे देखो, अब इसको यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है। तो देखो 1 अपॉन, अब A2 क्या है? अब दूसरी इक्वेशन जो है, वो जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसके आगे वाला कोफिशिएंट, इसके आगे वाला कौन है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1। तो 1/1 बराबर नहीं हो सकता किसके? अब देखो B1 क्या है मेरा? ये y का कोफिशिएंट है 2, और नीचे क्या है देखो -2। तो ये तो इक्वेशन इक्वल है ही नहीं। इट मींस कभी भी डीएनए याद रखना हमेशा कि भाई कभी भी
यूनिक सॉल्यूशन का डीएनए क्या होने वाला है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ऐसा है तो एक सिंगल इक्वेशन बनेगी, एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स और वाई का कुछ ना कुछ नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो अभी हमने क्या किया, डिकोड किया किसको, इस वाले को, जहां पे क्रॉस बन रहा है, और अगर क्रॉस बनेगा तो कहीं ना कहीं ये टच होंगे, और जहां ये टच होंगे उसी को अपन बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यहां पे इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, के की वैल्यू निकाल के दिखा, तो वो बोल देगा कि भैया ये सॉल्यूशन जो है ना वो यूनिक सॉल्यूशन है। वो बोलेगा ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है ना, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है ना, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो तुझे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो आगे देखते हैं, अभी तो हमने यूनिक सॉल्यूशन के बारे में देखा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत हमें धीरे धीरे करके अभी आता रहेगा, ठीक है। अभी हमने किसके बारे में देखा, एक यूनिक सॉल्यूशन के बारे में देखा। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम देखेंगे एक और इक्वेशन जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन वाली। अब वो क्या होती है सर, वो देख लेते हैं। भाई एक ग्राफ मैंने बनाया x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, और एक और बनाया मैंने 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। अब मैं आराम से बता सकता हूं कि इस इक्वेशन में जो भी ग्राफ बनेगा ना, वो एक लाइन ऐसी होगी तो इसी के ऊपर एक और लाइन होगी, इसी के ऊपर ही एक और लाइन होगी, और इसमें अनगिनत सॉल्यूशन बनने वाले हैं, अनगिनत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि इससे पहले जब मैंने देखा था कि एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, तो यहां पे जिस पे भी ये टच करेगा वहां पे एक सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे तो इसी के ऊपर ही वो दूसरी लाइन लेटी हुई है, तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। अब इसका सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका सबसे पहले मैं ग्राफिकल बना देता हूं। तो सिंपल है, ऊपर वाला हमने किया था ऊपर वाले का ना, तो ऊपर वाला बिल्कुल वही वाली चीज है। तो ऊपर वाले के सॉल्यूशन मैं इसलिए यही ले रहा हूं ताकि आप ज्यादा मेरे को दोबारा मेहनत ना करना पड़े। तो मुझे पता है ना, ऊपर वाले के सॉल्यूशन हमने निकाले हुए हैं अभी भी, ठीक है, जो कि क्या थे, 6,0, 0,3, 2,2, ठीक है। अब अगर मैं इसका निकालूं 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है, तो यहां पे हम देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसके जीरोस निकालूं, अगर मैं जीरोस निकालूं x और y, तो आप यहां पे देखोगे, अगर मैं x को 6 रख दूं, तो y आ जाएगा 0, सिंपल। अगर मैं y को 0 रख दूं, सॉरी x को 0 रख दूं, तो y हो जाएगा 3, और इसको 2 रख दूं तो ये भी हो जाएगा 2। करके देख लो। तो भाई एक चीज बताओ, दोनों के इक्वेशन में 6,0, 0,3 और 2,2 आ रहा है, और दूसरी वाली इक्वेशन का भी 6,0, 0,3 और 2,2 आ रहा है। इट मीन्स कि भाई जब भी इसका मैं क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो एक लाइन तो ऐसी आ रही है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर होगी। समझ पा रहे हो? तो यहां पे कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे केस को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये क्या होती है? एक तो यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना? क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना? तो मैं लिख लेता हूं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन, है ना? मैनी सॉल्यूशन, या फिर मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसको डिकोड मैं कैसे कर सकता हूं? इसका डीएनए मुझे कैसे पता चला? सर इसका डीएनए मुझे कैसे पता चला? मुझे साफ पता है, दो इक्वेशन गिवन है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और है क्या 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो यहां से मैं इसका डीएनए बता देता हूं भाई कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। भाई ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, तभी ये एक के ऊपर एक चढ़ जाती है लाइन।
ठीक है ना। करके देख लो भाई, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 2, इसका क्या है 4, इसका क्या है 6, इसका क्या है 12। तो भाई अब रख के देखो, काटोगे तो सब का रेशियो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। दिस इज को इंसिडेंट लाइन, क्या बोलते हैं इसको, को इंसिडेंट लाइन। और इसका डीएनए है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, मैं लिख रहा हूं को इंसिडेंट लाइन। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब आते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या होता है, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब दोनों लाइन पैरेलल हो गई है, ग्राफिकल में दोनों लाइन पैरेलल होगी, कोई भी किसी से कोई टच ही नहीं हो रही। अबे जब टच ही नहीं हो रही तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा मेरे भाई। तो उसका डीएनए मैं तेरे को बता देता हूं। उसका डीएनए होता है डीएनए। उसका डीएनए क्या होगा भाई, उसका डीएनए होगा भाई A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर है कि नहीं है? ये तेरा डीएनए है ऑफ नो सॉल्यूशन का। और नो सॉल्यूशन का ग्राफ होता है पैरेलल। अब मैं तेरे को ना दो इक्वेशन दे रहा हूं, यहां पे लिख ले इसको। तो पहली इक्वेशन है x + 2y इक्वल्स टू वही 6, और दूसरी है x + 2y इक्वल्स टू 12। अब मुझे पता है कि भाई इसमें ना पैरेलल लाइन बनेगी। क्यों पता है? अब देख, अगर किसी को डीएनए पता है ना किसी भी इक्वेशन का, तो देख के बता सकता है कि ये क्या है, यूनिक है, कोइंसिडेंट है, या नो सॉल्यूशन है। मुझे पता है भाई, ये देख इसके बराबर होगा 1 1, ये 2 2 के बराबर होगा, पर 6 तो 12 के बराबर नहीं है ना। समझ पा रहा है? तो यहां पे जो इनका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है, कभी भी मीट नहीं करेंगे, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से यहां तक? बहुत बढ़िया। तो अब इन दोनों को तुम ग्राफ में बनाओगे ना तो पैरेलल लाइंस बनेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज इसको थोड़ा सा पीछे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स पे। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड्स पे वैसे तो 3 थे, पर आपके सिलेबस में वो कट हो चुका है, तो वो मैं कराऊंगा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट हो चुका है, तो 2 ही मेथड है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं सब्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। क्या है ना, हम तैयारी करके आते हैं भाई, ऐसी नहीं। मैं जब भी मैं लेक्चर डिजाइन करता हूं ना अपने, तो सबसे पहले मैं खुद उसको करता हूं, और मैं ऐसे तरीके से करता हूं कि भाई हर बच्चे के समझ में आए वो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कर रहा हूं, भाई पेपर मैंने तो नहीं देना भाई। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, दैट इज 3x - 5y इक्वल्स टू 4, और एक है 2y प्लस का 7 इक्वल्स टू 9x। ठीक है, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लो, और कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, पहली लो दूसरी लो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। पहली इक्वेशन लेता हूं, ये हो जाएगा 3x - 5y इक्वल्स टू 4। अब पहली इक्वेशन में ना या तो x लो या तो y लो, अब दोनों में से किसी का भी ब्रेकअप करा दो। मैं x का ब्रेकअप कराता हूं, x का ब्रेकअप बोले तो अकेला करना है अपन को इसको, है ना। तो मैं इस वाली इक्वेशन को मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 + 5y। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ब्रेकअप कराना, अकेला करना है x को, तो इस 3 को उठा के इसके नीचे फेंकना पड़ेगा, तो x हो जाएगा 4 + 5y होल डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। दिस इज अवर इक्वेशन वन। अब इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कहां पे, सेकंड वाली इस इक्वेशन में। अब जहां पे x है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड इक्वेशन थी 2y + 7 इक्वल्स टू 9x। अब ब्रेकअप जहां कराया था x की इक्वेशन को इस 9x पे डाल देना है,
सिंपल, इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में 4 प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 4 9 जा 36 और 5 9 जा 45y होल अपॉन 3। अब मैं ऐसे ना करके ना, इसको मल्टीप्लाई ना करके इसको 3 से भी काट सकता था यहाँ पे, वो ज़्यादा इजी हो जाता ना, तो वही कर लेते भाई, वो ज़्यादा इजी हो जाता। तो 3 3 जा 9, अब 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15y। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2y को इधर फेंको, इस 12 को इधर फेंको, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 12 प्लस का 7 इक्वल्स टू 15y माइनस 2y। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और y जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 5/13। दिस इज व्हाट, दिस इज सब्सटीट्यूशन मेथड। अब जैसे ही मेरे पे y आ गया, अब भाई किसी पे भी रख दे x भी आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, सिंपल। ठीक है, मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब y की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो एंड यू गेट योर आंसर। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू है -5/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस, अब 5 5 जा 25 प्लस का 25/13 इक्वल्स टू 4। अब इस प्लस का 25/13 को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा, घबराने वाली जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है ये। 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। सिंपल है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाने वाला है। इसको बोलते हैं हम सब्सटीट्यूशन मेथड। क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यही चीज अब मैं करूंगा एलिमिनेशन से। अब देखो, एलिमिनेशन ना बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो है ना बड़ा ही इजी है, बच्चों को बड़ा मजा आता है एलिमिनेशन में, सीधे काट पीट करने, खत्म। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, इसी को कर रहा हूं, इक्वल्स टू 4। ठीक है, और आ जाएगा 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू का 7। ठीक है, अब मुझे एलिमिनेशन लगाना है। अब सबसे पहले एलिमिनेशन में करना क्या होता है, सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब या तो आप x को इक्वल कर लो या तो y को इक्वल कर लो। अब देखो यहाँ पे इस 3x पे और इस 9x को मैं इक्वल कैसे कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो मुझे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे कर लेता हूं। अब मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई वो मैं बता देता हूं। इस पूरी इक्वेशन को मैं कर देता हूं किससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 से। ठीक है, और अच्छा एक सेकंड दोबारा से देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं ना, मैं इस y को इक्वल कर देता हूं। देखो, इस y को इक्वल कर देता हूं। अब इसे अगर y को इक्वल करना पड़ेगा तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 5 जो होता है 10। यहाँ देखो 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, तो y इक्वल हो जाएगा। बट मैं y से ना करके मैं x से कर लेता हूँ। आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो और फिर एलिमिनेशन लगा सकते हो, है ना। तो करते हैं इसको। तो इस इक्वेशन को मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि वो 9 हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। देखो, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मैंने नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझ पे ये 9 आ चुका है दोनों पे। ठीक है, क्योंकि मुझे यही चाहिए था, 9 चाहिए था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को नीचे -9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाने वाला है, ये देखो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव
और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो खटक से एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -13y इक्वल्स टू 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 5। तो y जो हो गया मेरे पे आ गया -5/13। कितना इजी है ये, कितना इजी है ये। दिस इज व्हाट, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब करने वाले हैं हम, यहां तक हमने कर लिया, तो यहां से आप x y निकल सकता है, y निकल गया आपका, तो आप x भी आराम से निकाल सकते हो सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले ना सिंपल सी बात है, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, एज प्रॉब्लम्स आएंगे, आ सकते हैं, बहुत बार आए हुए भी हैं। फिर सेकंड वाले हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस। थर्ड, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ट्रेन्स एंड बस वाले जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही यही पढ़ना है बस, इसमें और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक होते हैं सिंपल क्वेश्चन जो कि बहुत ही नकली से होते हैं, वो तो मतलब कर ही लोगे आप लोग। सिंपल क्वेश्चंस कि भाई इसमें ऐसा आएगा कि भाई 3 बैट और 5 बॉल इतने रुपए के हैं, तो मतलब इससे ज्यादा इजी क्या ही आएगा, है ना। ओके, फिर आते हैं बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और एक आएंगे नंबर क्वेश्चंस, है ना, नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अगर लग रहा है कि यार मेरे तो बस के है नहीं सर, सही बता रहा हूँ सर, मेरे बस की नहीं है, मेरे को नहीं आता ये चीज, तो भाई एक तो एज के क्वेश्चन तो आपको करनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी करने हैं, ट्रेन एंड बस और बोट एंड स्ट्रीम, मतलब ये 4 तो बिना करे मत जाना भाई, क्योंकि इन चारों में से तो आ सकता है भाई, 100% आते हैं इनसे क्वेश्चंस। और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो मतलब सिंपल ही होते हैं यार, वो तो कोई भी कर सकता है, उसकी इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ना यार एज का क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, एज को क्वेश्चनों को कैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ ट्रिक बताता हूँ एज को क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो एज क्वेश्चंस ट्रिक, अब कैसे करना है इसको डिकोड, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, कभी भी कभी भी एज वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज बोलनी है, और वो क्या है, एक चीज करनी है, बोलनी नहीं है, करनी है। वो क्या है भाई, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आपको इस पे करना है। मतलब क्या है कि आपको पता है ना कि भाई आप वहां पे गए, दुकान में गए भाई, आपने 1 केजी आलू लिए, तो भाई 1 किलो का वो वेट लगाएगा ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस करेगा ना भाई। 1 किलो इधर रखा है तो 1 किलो इधर भी रखना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। तो बस यहाँ पे भी ना एज वाले में इक्विलिब्रियम का केस लगाना है अपने को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डिकोड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाने वाला है, आपके मोबाइल के स्क्रीन में आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सिंपल आपके स्क्रीन में आ जाएगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भाई 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What is the present age? तो भैया एक बात बताओ, अब बोला प्रेजेंट एज निकाल। अब देख भाई, जैकब और उसका है बेटा सन, मतलब जैकब है हमारा फादर और सन और हमारा एक है सन। ठीक है, जैकब फादर है और एक सन है। तो मैं ना प्रेजेंट लेट करता हूं, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, फादर को मैंने एक्स ले लिया और सन को मैंने ले लिया वाई, इसकी प्रेजेंट एज, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम कैसे चलता है देखो, अगर अगर वो बोल रहा है 5 years ago, अगर वो बोल रहा है 5 साल पहले, तो आपने कुछ नहीं करना, पापा में और बेटे में दोनों में 5 कम कर देने हैं। जैसे कि मैंने बोला इक्विलिब्रियम का केस है, तो x बराबर में y करोगे, और बोल रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की अगर वो बात करता है तो मैं बोलूंगा x माइनस 5, दोनों में से x माइनस 5 और y माइनस 5, ऐसे कर दूंगा। अब वो बोलता, अगर वो बोलता 5 years ago ना बोल के वो बोलता 5 year ago ना होके वो बोलता 5 year hence, बोलता 5 year hence, तो मैं क्या करता, दोनों में हेंस बोले तो आगे, तो दोनों में मैं इक्विलिब्रियम के केस में मैं दोनों में ऐड कर देता 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस 5। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है कि पापा बोल रहे हैं आई 5 year hence आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज यू वर, मतलब मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा था, तो पापा पहले से ही 3 गुना ज्यादा है, तो वो इक्विलिब्रियम करने के लिए बेटे पे 3 लगाना पड़ेगा, बेटे पे 3 लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। तो यहां तक मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम का केस आपको आ चुका होगा। अब ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, अब आप सीधे सीधे इसको देखोगे, वो बोल रहा है 5 year hence, 5 year hence मतलब 5 year hence बोले तो 5 साल बाद, तो x प्लस 5 बराबर में y प्लस 5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, पापा की जो एज है ना वो 3 गुना है बेटे से, तो पापा तो 3 गुना पहले से ही बड़े हैं, तो 3 गुना कहां लगाना पड़ेगा, बेटे पे, दैट इज 3, तो पहली इक्वेशन बन गई। अब बोल रहा है 5 years ago, तो अगो की बात कर रहा है, तो दोनों में भाई मैं इक्विलिब्रियम लगाता हूं, मतलब x माइनस 5 वाई माइनस 5। अब बोल रहा है 5 years ago जेकब एज वॉज 7 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन, मतलब सन से 7 गुना ज्यादा बड़ा था, तो भाई पापा पहले से ही 7 गुना बड़े हैं, बेटे पे 7 लगा। अब इसको इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन लगाओगे बन जाएगी इक्वेशन। तो पहली वाली इक्वेशन तो देखो मैं आराम से बना रहा हूं, ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3y प्लस 15, इधर उधर करो इक्वेशन बन जाएगी पहली इक्वेशन, यहां से दूसरी इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो भाई। तो मेरे ख्याल से एज वाले क्वेश्चन में तेरे को दिमाग नहीं लगाना, इक्विलिब्रियम का केस लगाना है, क्लियर है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तो हो गया है तुम्हारा एज वाला क्वेश्चन, है ना, एज वाला हो चुका है। अब आते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चंस, ये भी ना इतना नकली से सवाल होते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। भाई तुझे पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो तुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट न्यूमरेटर अपॉन लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी, इस न्यूमरेटर को तू ले लियो x, डिनोमिनेटर को ले लियो y, तो बोलेगा x अपॉन y तुझे निकालना है, सिंपल। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि न्यूमरेटर बिकम्स, बोलेगा देखना क्वेश्चन कैसा आएगा, मेरी बातों में जाओ, न्यूमरेटर बिकम्स क्या 1/3, न्यूमरेटर 1/3 हो गया जब मैंने न्यूमरेटर में एक जोड़ा, जब मैंने न्यूमरेटर में एक जोड़ा, तो जब मैंने न्यूमरेटर में एक जोड़ा तो इक्वेशन क्या बन गई 1/3, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई न्यूमरेटर बिकम्स 3/8 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा x अपॉन y माइनस 1, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इससे इजी क्या ही होगा भाई, मतलब गली का बच्चा कर लेगा इसको, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, मैं पहले इसको यहां पे लिख लेता हूं क्योंकि लिख के ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 less than twice the denominator, and if each
ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, the fraction becomes 1/2. Find fraction. अब देखो, सॉरी यार, ये मैं टाइम वेस्ट हो जा, ये चीज टाइम वेस्ट वाला है कि मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, बट मैं, मेरी बात समझो पहले क्या कह रहा है। अब आपको क्या करना है, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब भाई बोल रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो भाई सिंपल सी बात है, सम ऑफ न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को तूने x लिया था, डिनोमिनेटर को तूने y लिया था, ठीक है। अब बोला सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज बोले तो इक्वल्स टू 3 लेस देन, मतलब 3 लेस है उससे, किससे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 2y, तो ये मेरी पहली क्वेश्चन बन गई भाई। अब बोल रहा है इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, बोल रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक से कम, मतलब एक से कम हो जाए, तो x -1 और y -1, ठीक है, दोनों एक से सब्सट्रैक्ट हो जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो देखो दो इक्वेशन बन गई, एक ये वाली। इतना इजी सवाल है भाई, कितना इजी सवाल है। अब इसको सॉल्व कर लो, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, और नेक्स्ट में क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों अब आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, एक बोट है, यहाँ पे एक बोट है, अगर यहाँ पे बहाव है, मतलब ये क्या है, स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम जो है वो भी इधर को है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको मैंने ले लिया क्या, x किलोमीटर पर आवर बहाव का स्पीड, और ये है बोट। अब ये है बोट, और ये बोट की स्पीड भी इधर ही को जा रही है, ठीक है, बोट इन स्टिल वाटर, तो ये स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट को मैं ले लूंगा y किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट भी उधर ही जा रही है जिस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब बहाव के साथ अगर बोट भी बहाव के साथ चल रही है, इसको बोलता हूं मैं डाउन स्ट्रीम। और इस केस में स्पीड जो हो जाती है दोनों की ऐड हो जाती है, मतलब x + y हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अपस्ट्रीम में, कि भाई बहाव तो इधर को है, बहाव है इधर को, मतलब यह है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट हमारी जो बोट है वो इस केस में बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इधर को, तो इस केस को हम बोलते हैं डाउन अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। और इस केस में जो स्पीड हो जाती है, वो हो जाती है x - y। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ ना। सिंपल है ना? अरे बोलो, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस इतना दिमाग लगाना नहीं है आपको, बस इतना ही है बस इस पे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में होता है बोट और स्ट्रीम की स्पीड को एडिशन, अप स्ट्रीम में हो जाता है x - y। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस यही तक, इतना इस पे कॉन्सेप्ट रखना है, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इतना बड़ी खतरनाक सवाल तो आएगा भी नहीं, एसएससी सीजीएल में आप बैठे नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा सवाल आएगा 10th का, अगर बोर्ड स्ट्रीम पर आएगा तो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बोर्ड गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। 10 घंटे में पहले वो 30 किलोमीटर ऊपर जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आती है 10 घंटे में। तो भाई सिंपल सी बात है, स्पीड होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब रॉकेट साइंस कुछ नहीं करने का, अपन देख लो सबसे पहले स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होता है, एक्स माइनस होता है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस है 30, टाइम मुझे नहीं पता, अभी टाइम 1 ले लेता हूं इसको। ठीक है, अब यही चीज पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर अब नीचे आएगी तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना कवर किया 44 अपॉन टाइम मुझे नहीं पता t2। तो अब यहां देखो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 कितना हो जाने वाला है, इसको इधर फेंको, इसको नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। तो t1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, और t2 कितना हो जाएगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो ना, यहां से देखो ना। ठीक है, तो t1 प्लस t2 कितना टाइम ले रहा है भाई, कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर ले रहा है, 10 आवर ले रहा है। तो भाई सिंपल ये हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन बन गई, सेकंड वाली इक्वेशन आराम से बना लोगे, पता चल गया क्या करना है। और अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं ले लेता हूं a। अब इसको डिकोड करो, खत्म आंसर। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर हो गया होगा भाई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब ये ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी यही करना है आपको। ये क्वेश्चंस मैंने करा रखे, बहुत बार कराए मैं, अब ये क्वेश्चंस जरूर करें। अभी देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी है। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैंने डाल दी है, उसमें आंसर की भी मिलेगा आपको। प्लीज वहां पे जाइए और उसको जरूर करिए। ठीक है, सिंपल है, बहुत बड़ा कोई है नहीं ऐसा, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू, और प्लीज नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।